नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई 2005 के बारे में विस्तार से और साथ ही साथ जहां पर ज़रूरत होगी उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भ्रष्टाचार को कम करने, सरकार के कामकाज को पारदर्शी बनाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो जो आरटीआई एक्ट 2005 है, इसको राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 15 जून 2005 को, जबकि देश में लागू हुआ था 12 अक्टूबर सन 2005 से। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति ने स्वीकृत कब किया था इसको, तो 15 जून 2005 को, और देश में लागू कब हुआ था आरटीआई एक्ट, तो यह हुआ था 12 अक्टूबर 2005। यह किस प्रकार की संस्था है, तो यह सांविधिक संस्था है, ना कि एक संवैधानिक संस्था। तो एग्जाम में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है यह किस प्रकार की संस्था है, तो यह एक सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं। और अगर बात करें कि लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो लागू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु, या फिर अगर ऑप्शन में तमिलनाडु नहीं होता है तो आप सही टिक करेंगे गोवा को। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं कि सबसे पहले किस केंद्र शासित प्रदेश ने आरटीआई एक्ट को लागू किया था, तो सही जवाब होगा दिल्ली। और याद रखिएगा कि लागू करने वाला जो पहला देश था विश्व में वो स्वीडन है। और देश की प्रथम जो सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, वजाहत हबीबुल्लाह। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, तो आपको आरटीआई के बारे में ये चीज़ें याद रखनी है। और इसका उद्देश्य कौन कौन सा है, तो भ्रष्टाचार को रोकना, पारदर्शिता लाना, जवाबदेही को बढ़ाना, यानी सरकार या फिर कोई भी संस्था अगर कार्य कर रही है तो आरटीआई एक्ट के जरिए आप उसकी सूचना ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही को बढ़ाना है, और उसके अलावा नागरिकों को सशक्त बनाना है। कैसे याद करेंगे कि आरटीआई एक्ट जो है 2005 में आया है, तो सूचना में आपको एक शब्द मिल जाएगा चना। चना आपको पता है, चना को बोलते हैं इंग्लिश में ग्राम, है ना। ग्राम में जो जी होता है वो देखने में लगता है 5 की तरह। या फिर ग्राम यानी गांव की बात हो रही है तो गांव में पंच सरपंच होते हैं, तो ऐसे भी आपको पंच यानी 5 याद हो जाएगा। या फिर ग्राम का जो जी है 5 जैसा दिखता है, तो आपको याद हो जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये सन 2005 में आया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सूचना के अधिकार के प्रावधान की। तो प्रावधान की अगर बात करें तो 30 दिनों में लोगों द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा आरटीआई लगाया गया है किसी भी चीज़ के संबंध में, तो उसको सूचना कितने दिन में दे दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन। 30 दिन में जो सूचना है वो उपलब्ध करवाना अनिवार्य होता है। और यदि जानकारी व्यक्तिगत या जीवन से संबंधित हो तब 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध करवाई जाती है। और याद रखिएगा कि सूचना ना प्राप्त होने पर केंद्रीय या फिर राज्य सूचना आयोग पर अपील कर सकते हैं। यानी अगर आपको नियत तिथि के अंदर, जो कि मैंने आपको 30 दिन बताया, इसमें अगर आपको सूचना प्राप्त नहीं होती है तो सूचना ना प्राप्त होने पर केंद्रीय सूचना या फिर राज्य सूचना आयोग पर अपील कर सकते हैं। और सूचना से असंतुष्ट होने पर भी केंद्रीय या फिर राज्य सूचना आयोग पर अपील कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि कोई सूचना गोपनीयता या देश की अखंडता से संबंधित हो तो सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। यानी मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ऐसी सूचना मांग रहा है जो कि देश की रक्षा से संबंधित है, तो जाहिर सी बात है अगर देश की रक्षा अखंडता से संबंधित कोई सूचना है तो सभी को नहीं दी जा सकती, तो ऐसी सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। जो सूचना है इसको लिखित या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुरोध योग्य है। मतलब कि आप जो सूचना के लिए आरटीआई करते हैं तो वो क्या है, लिखित भी कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। और सूचना देने वाला कौन होता है, तो सूचना देने वाला होता है पीआईओ यानी पब्लिक सूचना अधिकारी, जो प्रत्येक विभाग में होता है और यही आवेदन प्राप्त करता है और सूचना प्रदान करता है। इसके अलावा इसके साथ एक और काम करता है, वो होता है एपीआईओ। ठीक है, तो अगर
RPIO नहीं देता है सूचना तो वो क्या कर देता है, APIO को बोल देता है, तो APIO भी सूचना दे सकता है। तो ये चीज़ आप इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान को याद रखिएगा। आप बात कर लेते हैं RTI की उपलब्धियों के बारे में और साथ ही साथ RTI की कमी के बारे में। तो RTI की अगर उपलब्धियों की बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है कॉमनवेल्थ घोटाला, जो कि 2010 में उजागर हुआ था। उसके अलावा 2G घोटाला, ये भी 2010 में उजागर हुआ था RTI के जरिए ही। और एक था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला, जो कि सेना या फिर जो शहीद हुए थे उनकी विधवाओं से संबंधित था। उनके लिए क्या किया गया था, एक सोसाइटी बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे नेताओं ने क्या किया था, वहाँ पर कब्जा कर लिया था या फिर घर ले लिया था। तो RTI के जरिए ये उपलब्धियाँ जो हैं हासिल की गई हैं। और अगर इसकी आलोचनाओं की बात करें, कमी की बात करें, तो कमी क्या है, केंद्र सरकार ही जुड़े कर्मचारियों का वेतन, भत्ता, सेवा, शर्तें निर्धारित करती है। तो इस कारण से जो सभी कर्मचारी होते हैं तो सभी के सभी सरकार के लिए वफादार होंगे, ना कि नागरिकों के लिए, है ना। जाहिर सी बात है, सरकार इनके लिए क्या करती है, वेतन देती है, भत्ते देती है और शर्तें निर्धारित करती है। तो जाहिर सी बात है कि ये वफादार किसके लिए होंगे, सरकार के लिए होंगे और नागरिकों के लिए नहीं होंगे। तो यह RTI की कमी है। ठीक है, अब बात करते हैं RTI एक्ट यानी सूचना के अधिकार अधिनियम के संशोधन के बारे में। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये 2005 में आया, लेकिन इसका जो संशोधन है यह किया गया 2019 में। तो सबसे पहले तो RTI एक्ट 2005 की बात कर लेते हैं, संशोधन के पहले की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त हैं, केंद्र व राज्य दोनों की बात कर रहा हूँ, तो इनका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था स्टार्टिंग में। और मुख्य सूचना आयुक्त का जो वेतन होता था वो बराबर होता था। फिर उसके बाद जब RTI एक्ट में संशोधन किया गया 2019 में, तो यह प्रावधान हटा दिया गया और कहा गया कि इनका जो कार्यकाल है वो केंद्र सरकार तय करेगी, फिक्स नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में 3 वर्ष है। और साथ ही साथ वेतन व सेवा की शर्तें जो हैं ये भी केंद्र सरकार ही तय करेगी। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र RTI एक्ट 2005 जो है ये धारा 370 हटने के बाद यानी 31 अक्टूबर 2019 के बाद लागू हुआ। इससे पहले जम्मू कश्मीर RTI एक्ट 2009 लागू होता था। हालांकि जम्मू कश्मीर में RTI एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर RTI एक्ट 2004 लाया गया था, बाद में उसका संशोधन करके जम्मू कश्मीर RTI एक्ट 2009 कर दिया गया था, लेकिन 2004 वाला कम प्रभावी था। इसके बाद जब धारा 370 हटी तब केंद्र की RTI एक्ट 2005 यहाँ पर लागू होने लगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो RTI एक्ट 2025 में सभी राज्यों में केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तो अगर बात करें केंद्रीय सूचना आयोग की, तो इसकी संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, मतलब कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। और कैसी की जाती है, तो समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिस समिति के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य होते हैं उस समिति के लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। और अगर वेतन की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन होता है 2.5 लाख और जो सूचना आयुक्त होते हैं ना तो उनका वेतन होता है 2,25,000। और ये जो होते हैं ये त्याग पत्र किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। और अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं, तो केंद्र सरकार को देते हैं। ठीक है, क्योंकि केंद्रीय सूचना आयोग है तो जाहिर सी बात है प्रतिवेदन किसको देगा, केंद्र सरकार को देगा। अगर इनके कार्यकाल और सेवा शर्तों की बात करें तो विज्ञान तकनीकी, पत्रकारिता, जनसंचार सेवा प्रबंधन और समाज सेवा का विशिष्ट अनुभव वाले जो व्यक्ति होते हैं वही सूचना आयुक्त बनते हैं। यह इनके बारे में अगर आपको यह भी याद रखना है कि यह संसद या फिर विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। उसके अलावा पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, मतलब इनकी नियुक्ति दोबारा नहीं होती है। और किसी लाभ का व्यापार या उद्यम से जुड़े भी नहीं होते हैं ये, तभी इनकी नियुक्ति की जाती है। और इसके अलावा 5 वर्ष से अधिक नहीं होती है इनका कार्यकाल। ये मैंने आपको बताया था जब RTI एक्ट 2005 आया था, लेकिन जब संशोधन किया गया तो अब 3 वर्ष से अधिक नहीं होता है इनका कार्यकाल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में याद रखनी है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्य सूचना आयोग की। तो केंद्रीय सूचना आयोग की तरह ही इसकी भी संरचना होती है, यानी एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त में नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति जी करते थे। लेकिन राज्य की बात हो रही है तो राज्य में प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। तो राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल जी करते हैं। और ये कैसे करते हैं? तो ये समिति की सिफारिश पर करते हैं और समिति के अध्यक्ष वहाँ पर प्रधानमंत्री होते थे और यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं। और सदस्य कौन कौन होते हैं? तो विधानसभा के विपक्षी नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित मंत्री। और यहाँ पर त्यागपत्र की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति को देते थे, यहाँ पर राज्यपाल को देते हैं। वहाँ पर प्रतिवेदन केंद्र सरकार को दिया जाता था, यहाँ पर प्रतिवेदन राज्य सरकार को दिया जाता है। और कार्यकाल और सेवा शर्तों की बात करें तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 60 साल में नियुक्त होता है तो 63 तक कार्य करेगा, है ना, दोबारा तो नियुक्ति होगी नहीं। लेकिन अगर कोई 64 वर्ष का है तब नियुक्त होता है तो वह केवल 1 ही वर्ष कार्य करेगा, 3 वर्ष नहीं। जो पहले पूरा हो जाएगा उसी में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, मतलब इनको दोबारा नियुक्त नहीं किया जाता है। इसके अलावा संसद और विधानमंडल के सदस्य ना हों तभी इनकी नियुक्ति की जाती है और पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो उसके हिसाब से नियुक्ति होती थी। लेकिन अब क्या हो है? 3 वर्ष और 65 वर्ष, यानी या तो 3 वर्ष कार्य करेंगे या फिर 65 वर्ष के हो जाएंगे तब उनको कार्य से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको राज्य सूचना आयोग के बारे में याद रखना है। ऐसे ही केंद्र सूचना आयोग में भी क्या है? 3 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले हो जाएगा उसी में जो कार्यकाल है पूर्ण माना जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की प्रमुख धाराओं के बारे में। तो इन धाराओं को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिससे जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप सही उत्तर टिक करके आओ। तो धारा 2 में परिभाषा का वर्णन है। परिभाषा मतलब आप ऐसा समझिए कि पराये की भाषा की बात हो रही है। परिभाषा पराये यानी दूसरे की भाषा की बात हो रही है। दूसरा मतलब 2 अर्थात धारा 2। तो धारा 2 में किस चीज का वर्णन है? परिभाषा का वर्णन है। इसके बाद अगला है अधिनियम की धारा 3 जिसमें सूचना प्राप्त करने के अधिकार का वर्णन है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए प्राप्त लिखा हुआ है, प्राप्त को कर लेते हैं प्राप्तीन, नहीं प्राप्त कर लिया गया तो प्राप्तीन कर लेते हैं। प्राप्तीन तो 3 शब्द मिल जाएगा, है ना, प्राप्ति प्राप्तीन तो 3 शब्द मिल जाएगा यानी धारा 3। तो याद रखिएगा कि सूचना के अधिकार के अधिनियम धारा 3 में किस चीज का वर्णन है? सूचना प्राप्त करने के अधिकार का वर्णन है। फिर है धारा 6 जिसमें सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो यहाँ पर प्रक्रिया शब्द महत्वपूर्ण है। आवेदन की प्रक्रिया, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, और प्रोसेस में आपको शब्द मिल जाएगा शेष। याद करने के लिए कर लेते हैं 6 की बात हो रही है। 6 मतलब 6। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धारा 6 में किस चीज का वर्णन है? सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्रक्रिया का। फिर धारा 7 है जिसमें आरटीआई आवेदन के निपटारा की बात हो रही है। निपटारा को याद करने के लिए कर लेते हैं पिटारा, है ना, पिटारा लिखा हुआ है तो पिटारा की बात करते हैं। पिटारे में क्या होता है? सांप होता है। सांप से मिलता जुलता शब्द सात, सांप 7। तो याद रखिएगा कि धारा 7 में किस चीज का वर्णन है? निपटारे का, यानी आरटीआई आवेदन के निपटारे का। फिर अगला है धारा 8 जिसमें कुछ मामलों में सूचना देने में छूट यानी गोपनीयता आदि से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो कि देश की गोपनीयता या फिर रक्षा से संबंधित है तो उसको बोल दिया जाता है हट, सूचना नहीं दूंगा मैं, है ना, हट कर दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है। बोल देते हैं हट जाओ, मैं सूचना नहीं दूंगा। हट में आपको शब्द मिल जाएगा हट, एट यानी 8, ठीक है, हट 8। तो आप ऐसे याद रखिएगा धारा 8 में किस चीज का वर्णन है? कुछ मामलों में सूचना देने में छूट का, यानी सूचना नहीं दी जाती है गोपनीयता से संबंधित चीजों में तो उसको बोल दिया जाता है कि नहीं दूंगा, हट जाओ। फिर अगला है धारा 12 जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात की गई है। तो केंद्रीय सूचना आयोग, तो ऐसा मानिए कि केंद्र से कोई सूचना मांगी जा रही है तो केंद्र का कार्य बड़े लेवल का कार्य होता है ना। केंद्र का कार्य जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ा फॉर 12। तो अगर केंद्र से कोई सूचना मांगी जा रही है तो बड़ा ज़्यादा, मतलब कि ऐसा मानिए कि बड़े पन्ने आएंगे, बहुत ज़्यादा पेज में आएगा तो बड़ा होगा सूचना, बड़ा फॉर 12। तो केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात किस में की गई है? धारा 12 में।
फिर अगला है धारा 13 जिसमें कार्यकाल की बात की गई है। तो इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए 13 को याद करने के लिए कर लेते हैं 13, और कार्यकाल में आपको शब्द मिल जाएगा कल। कल कल करती हुई क्या बहती हैं, नदियाँ बहती हैं, कल कल करती हुई नदियाँ बहती हैं जिसमें लोग तैरते हैं, तैरना फॉर 13। तो याद रखिएगा कि धारा 13 में कार्यकाल का वर्णन है। फिर अगला है धारा 14 जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर पदच्युत कर सकता है, लेकिन ऐसे मामलों की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। कोर्ट को याद करने के लिए फोर्ट कर लेते हैं, फोर्ट फॉर 14, कोर्ट फोर्ट से 14 यानी धारा 14। तो ये भी आपको याद हो गया। फिर धारा 15 की बात करें तो राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के गठन की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया था केंद्र सूचना आयोग का गठन, केंद्र जो होता है अगर वहाँ से सूचना मांगी जाए तो बड़े लेवल में सूचना प्राप्त होगी, क्योंकि केंद्र का कार्य बड़ा होता है। लेकिन राज्य से मांगा जाएगा तो राज्य की सूचना जो है वो एक पन्ना में आ जाएगी, है ना, मतलब छोटी सूचना मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। पन्ना फॉर 15, पन्ना में ही सूचना कवर हो जाएगी, एक पन्ना फॉर 15। तो याद रखिएगा धारा 15 में राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के गठन की बात की गई है। फिर अगला धारा 18 जिसमें सूचना आयोग के कार्य शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो कार्य शक्ति याद करने के लिए कार्य चलाने की शक्ति कर लेते हैं। तो 18 वर्ष के हो गए तो कार्य चलाने की शक्ति मिल गई, ठीक है, जब बालिग हो गए, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगला है धारा 19 जिसमें सूचना ना देने पर लोक सेवकों को दंड के बारे में विधान है। तो कैसे याद रखेंगे, दंड को डंडा कर लेते हैं। तो अगर किसी को दंड के रूप में डंडा मारा जाएगा तो जाहिर सी बात है नॉइस करेगा, शोर मचाएगा, है ना, दर्द होगा, नॉइस करेगा, शोर मचाएगा, नॉइस फॉर 19। तो याद रखिएगा धारा 19 में किस चीज़ का वर्णन है, सूचना न देने पर लोक सेवकों को दंड का वर्णन है। तो अगर 30 दिन में सूचना ना मिले तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति मिलेगी, जो कि अधिकतम 25,000 रुपये तक देनी होगी, और उसके बाद विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। तो इस तरीके से सूचना का अधिकार यानी RTI 2005 के बारे में जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनको हम लोगों ने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की जो वीडियो है वो पहले से अपलोड है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।